नहीं हुआ क्या लाइव अभी? चलिए, आप लोगों को आवाज आ रही है? आप सभी लोगों को मिल रही है आवाज? तो एक बार आप लोग रिप्लाई कर दें, अगर सही से आप लोग ऑडियो देख पा रहे हैं, वीडियो देख पा रहे हैं, तो एक बार आप लोग रिप्लाई कर दें सभी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कल चर्चा किया था, डिस्कस भी किया था, कि मैंने कहा था कि संभवतः हो सकता है कि 5,000 से अधिक क्वेश्चन हम लोग इसे, जो हमारा जो पैटर्न है एमसीक्यूज मास्टर क्लास, तो इसमें 5,000 से अधिक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और यह प्रतिदिन होगा, जिसमें मैंने बताया भी था कि इसे क्यों किया जा रहा है। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक हैं जो ओरिजिनल, वह कोई भी बच्चा पढ़ नहीं पाता है। न पढ़ पाने के पीछे भी उसकी कुछ खास मजबूरियां भी हो सकती हैं। मैं तो यही कहता हूं कि कम से कम एक आध बुक तो जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन एक एक यूनिट पे आप देखो, जैसे अगर एंशिएंट इंडिया पे ही देखा जाए तो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक जो हैं वो कम से कम 5 से 6 7 हो जाएंगे, जो पॉसिबल भी नहीं है एक स्टूडेंट से कि वह सब कुछ पढ़े ही पढ़े, यह संभव है ही नहीं। तो उसके लिए उन सारे टेक्स्ट बुक से हम लोगों ने क्वेश्चन का एक सीरीज तैयार किया, क्योंकि यह भी होता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें यह भी आइडिया नहीं हो पाता कि क्या इंपॉर्टेंट है। विशेषकर नए बच्चों को तो बिल्कुल पता नहीं होता है कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ना चाहिए या किसे छोड़ना चाहिए। तो उसे ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसे डिजाइन किया है और इसको हम लोग लेकर आगे चलने वाले हैं, जिससे कि कम से कम आपके समक्ष एक प्रतिदिन आप सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपना टेस्ट दे लो, और 2-4 दिन 10 दिन के बाद ऐसा आपको खुद अनुभव होगा कि अब आप धीरे धीरे बेहतर स्थिति में जाने लगे हो। तो आप लोग आवाज सुन पा रहे हैं सभी लोग? हाँ, प्रवेश गुड मॉर्निंग का उद्देश्य क्या है, जिससे कि जो भी टेक्स्ट बुक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई एक टेक्स्ट बुक जिसे आप पढ़ रहे हो उसी से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा कोई यूपीएससी ने क्लियर नहीं किया है या किसी स्टेट पीसीएस ने ऐसा कोई क्लियर नहीं किया है कि जिस बुक को आप पढ़ रहे हो, अगर आपने केसी श्रीवास्तव पढ़ा तो ऐसा नहीं कि केवल केसी श्रीवास्तव से ही प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपने झा एंड श्रीमाली पढ़ा तो जरूरी नहीं कि एंशिएंट के लिए केवल झा श्रीमाली से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपने रामशरण शर्मा पढ़ा तो जरूरी यह भी नहीं है कि केवल उसी से प्रश्न पूछा जाए। एल बासम पढ़ा तो यह भी जरूरी नहीं है। रोमिला थापर पढ़ा तो यह भी नहीं कि केवल उसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसलिए उन सारे टेक्स्ट बुक को मिलाकर यहां पे एक क्वेश्चन का सीरीज तैयार किया गया है। तो सबसे पहले बच्चों, यहां पे जैसे हम लोग देखते हैं, अब मैं आता हूं उन प्रश्नों को लेकर कि आज हम लोग किन किन बिंदु पे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे आप देखो कि प्रमाणिक स्रोत हमारा क्या है जिससे हम लोग क्वेश्चन उठाए हुए हैं। एक तो केसी श्रीवास्तव है, दूसरा झा एंड श्रीमाली है, तीसरा रामशरण शर्मा की बुक है, चौथा रोमिला थापर, पांचवा एल बासम और छठा आरसी मजुमदार। तो इन सबको मिलाकर, इन सारे पुस्तकों को मिलाकर यह सीरीज तैयार किया गया है जो एमसीक्यूज मास्टर सीरीज है। अब जैसे यहां पे आप देखो तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। बिल्कुल हम लोग शुरुआती से लेकर चलेंगे, बिल्कुल एकदम शुरू से हम लोग को लेकर चलना है। तो यहां पे अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि पूर्व ऐतिहासिक काल, तो पूर्व ऐतिहासिक काल में हम लोग को देखना क्या क्या है। तो इसमें पृष्ठभूमि से भी प्रश्न पूछा जाएगा। इसे आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और नहीं तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो यहां पे पृष्ठभूमि से भी प्रश्न पूछा जाएगा, स्रोत पर भी प्रश्न होगा, पूरा पाषाण संस्कृति से भी प्रश्न होगा, मध्य पाषाण संस्कृति से भी प्रश्न होगा, नव पाषाण संस्कृति से भी प्रश्न होगा, और ताम्र पाषाण संस्कृति पे भी प्रश्न होगा। ओवरऑल यही पढ़ना है हमें पूर्व ऐतिहासिक काल में, यानी ऐतिहासिक काल के पूर्व, यानी यह इतिहास का वह काल है जहां से हमें कोई भी साक्ष्य, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिपि है ही नहीं। इसे पूर्व ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है? तो इतिहास का वह काल जिस काल में हमें कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होता है, यानी जो कुछ भी
हम जानते हैं वह पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम जान पाते हैं। हमारे पास जो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। हाँ, तो यहां हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, बस कंटिन्यूटी बनाकर रखना है आप लोगों को। मैंने कल प्रॉमिस किया था, मैं अपने प्रॉमिस पे 100% प्रतिदिन आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। और मैंने अगर कहा कि 5,000 से अधिक प्रश्न हम लोग यहां पे करने वाले हैं जो केवल इतिहास से संबंधित होगा, वो मैं करूंगा। अन्य यूनिट का भी उस पर आपको कराया जाएगा, समय के साथ उसको भी इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यहां पूर्व ऐतिहासिक काल के संदर्भ में किन किन बिंदु पे हम लोग चर्चा करने वाले, यानी आपके समक्ष जो प्रश्न आएगा वह प्रश्न किससे होगा, तो प्रश्न स्रोत से भी होगा, प्रश्न पृष्ठभूमि पर भी होगा, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण संस्कृति पे भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब यहां पे उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, जैसे पूर्व ऐतिहासिक काल में स्रोत। अब स्रोत हमारे पास क्या है भाई पूर्व ऐतिहासिक काल का, आखिर पूर्व ऐतिहासिक काल के विषय में हम कैसे जानते हैं। जो पूर्व ऐतिहासिक काल है यानी इतिहास का वह काल, जैसे अगर हम कालक्रम के हिसाब से इतिहास को डिवाइड करें तो इतिहास के 3 काल हैं, यह तो आप सबों को भी पता है। एक पूर्व ऐतिहासिक काल, एक आध ऐतिहासिक काल और एक कहलाता है ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल यानी अगर कालक्रम के आधार पर इसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो कालक्रम के आधार पर डिवाइड किया जाएगा, तो यही होता है ना कि कालक्रम के आधार पर अगर इतिहास का विभाजन किया जाए, इतिहास को डिफाइन किया जाए, हिस्ट्री को डिफाइन किया जाए, तो इसके 3 चरण होते हैं, इसके 3 फेज हैं, जिसमें एक फेज क्या कहला रहा है पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल। एक इसका जो फेज होता है वह हो जाता है आध ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, आध ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा जो फेज होता है वह होता है आपको ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज। ठीक है, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, यही इसका 3 पार्टीशन है जो हम लोग देखते हैं। इसका 3 पार्टीशन है इतिहास को अगर डिवाइड किया जाए तो। अब यह जो समय काल है पूर्व ऐतिहासिक काल, यह इतिहास का कौन सा फेज है जहां से हमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो प्री हिस्ट्री एज है। यानी जो कुछ भी हम जानते हैं वो हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम जान पाते हैं। दूसरा जो फेज है वह है आध ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास का वह काल जहां से हमें लिपि तो मिल रही है लेकिन वह लिपि अस्पष्ट है, वह लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता काल। तो यहां से लिपि तो हमें मिली है सिंधु घाटी सभ्यता काल से, लेकिन क्या वह लिपि पठनीय है, तो वह अपठनीय है, आज तक नहीं पढ़ा जा सका। तीसरा जो फेज है वह है ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह काल जहां से हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ हमारे पास अब लिखित साक्ष्य भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो यहां जो हम लोग जो देखेंगे कि हमारे पास स्रोत, यानी स्रोत से संबंधित जो भी प्रश्न अभी मैं दिखाऊंगा तो वह प्रश्न पुरातत्व, वनस्पति और जीव, मानव जीवन, यानी हमारे पास यही स्रोत है पूर्व ऐतिहासिक काल के विषय में जानने के। वह स्रोत में क्या क्या है, तो पुरातत्व है जो पुरातात्विक सामग्री है, वनस्पतियां हैं और मानव जीवन के विषय में थोड़े बहुत यहां से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा उपयोग किए गए जो टूल्स हैं। यही है, क्लियर है। अब आते हैं यहां अगर हम लोग देखें तो जैसे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यह जो प्रश्न है पूर्व ऐतिहासिक काल, आवर नॉलेज ऑफ द प्री हिस्ट्री कल्चर विच डेवलप इन दिस पीरियड is based only on the materials found in the archaeological excavation, which among the following is not the part of archaeological evidence। तो इसमें आप लोग साथ साथ आंसर देते जाएंगे, स्टोन टूल्स, रॉक पेंटिंग या फाइथोलिस्ट। अब यह जो आप देख रहे हो कि यह जो है कि इस काल में विकसित प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में हमारा ज्ञान केवल पुरातात्विक उत्खनन से मिली सामग्रियों पर ही आधारित है। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक साक्ष्य का हिस्सा नहीं है? पत्थर के औजार, शैल चित्रकारी, पादपाषाण, नीचे दिए गए कूटों में से सही कथनों का चयन कीजिए। तो तुरंत से उत्तर आपको देना है कौन सा इसमें सही है कि इस काल में विकसित प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में हमारा ज्ञान केवल पुरातात्विक उत्खनन से मिली सामग्रियों पर ही आधारित है।
कौन पुरातात्विक साक्ष्य का हिस्सा नहीं है? क्या पत्थर के औजार से हमें इसके जानकारी मिल रहे हैं? क्या शैल चित्रकारी से हमें इसके विषय में जानकारी मिल रहे हैं? क्या पास में भी हमें यहां से उपलब्ध हुए हैं? तो जल्दी से आप इसके विषय में बताएं। इसका सही आंसर होगा, यानी प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में स्रोत से संबंधित प्रश्न है। हमारा ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन में मिली सामग्रियों पर ही आधारित है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जो कुछ भी जान पा रहे हैं वह पुरातात्विक उत्खनन में मिले सामग्रियों से ही हम जान पाते हैं। तो वह सामग्री कौन कौन सी है, यानी कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य का हिस्सा नहीं है? इसमें बिल्कुल सही है जो आपने बताया है, ए, यानी पत्थर के औजार और शैल चित्रकारी। यह आपका इसका सही उत्तर है। पास में हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य का हिस्सा यह नहीं है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने कम से कम पहला प्रयास आप लोगों ने किया और जो है इसका उत्तर ए है। नेक्स्ट आते हैं, यानी आपको डेली ऐसे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि खुद पे आप कभी नहीं कर सकते हो। यह सबको पता है कि जब तक आपको कराया ना जाए तब तक आप में से कोई ऐसे नहीं हो जो खुद उठकर सुबह सुबह क्वेश्चन आप देखने लगो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग होमो इरेक्टस पॉपुलेशन। होमो इरेक्टस के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे जो आदि मानव थे, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, जिनके विषय में आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, जब हम लोग क्लास में पढ़ते भी हैं और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग होमो इरेक्टस पॉपुलेशन। लोअर पैलियोलिथिक पॉपुलेशन वाज होमो इरेक्टस, दे वेयर फर्स्ट टू फॉर्म वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। क्या होमो इरेक्टस ही थे जिन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनाइज सोसाइटी को जन्म दिया? दे डिड नॉट नो यूज ऑफ फायर। क्या वे आग का उपयोग करना नहीं जानते थे? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। अब यहां पे देखो तो इस प्रश्न में, यानी होमो इरेक्टस जो सीधा आदमी, सबसे पहले सीधा चलने वाला आदमी था, कि जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्न पुरापाषाण आबादी होमो इरेक्टस की थी। जैसे पाषाण काल के भी 3 फेज हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। यह मैं याद दिलाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं कि पाषाण काल के भी 3 फेज हैं, यानी पुरापाषाण काल के। ऐसे तो पाषाण काल के 3 फेज हैं ही, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, यही है ना। तो लोअर पैलियोलिथिक एज, और अब अगर आप पुरापाषाण काल में देखो तो उसके भी 3 चरण हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। तो यहां पे पूछा जा रहा है सबसे पहला पुरापाषाण काल के जो सबसे फर्स्ट फेज है, यानी निम्न पुरापाषाण काल के विषय में होमो इरेक्टस की जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्न पुरापाषाण आबादी होमो इरेक्टस की थी। वे सबसे पहले सुव्यवस्थित समाज का निर्माण करने वाले लोग थे या नहीं थे? नेक्स्ट, वे आग का उपयोग नहीं जानते थे। अब इसमें से बताओ कौन सा उत्तर सही है, जल्दी से बताओगे। अब यहां से ये प्रश्न मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक से उठाया गया है, और बहुत खुशी की बात है, जैसे आपने बताया। अब होमो इरेक्टस, ध्यान देना है, सीधा आदमी। अब इसके यानी बहुत सारे हैं जो आदि मानव हैं, तो उनके विषय में हम लोग क्लास में भी पढ़ते हैं। अब इसे, यानी जो होमो इरेक्टस सीधा चलने वाला यह आदमी था, क्योंकि पहले हम लोग क्या थे, प्राइमेट थे, और प्राइमेट यानी हम लोग झुक कर चलते थे। कुछ लोग, और पुरापाषाण आबादी होमो इरेक्टस की थी, बिल्कुल सही है। वे सबसे पहले सुव्यवस्थित समाज का निर्माण करने वाले लोग थे। याद रखना है कि ये जो होमो इरेक्टस लोग हैं, वही इन्हीं लोगों ने सबसे पहले सुव्यवस्थित समाज का निर्माण किया। वे आग का उपयोग नहीं जानते थे, क्योंकि क्या निम्न पुरापाषाण काल के लोग आग से परिचित थे क्या? नहीं थे। सीधा सीधा आप इस क्वेश्चन को, यानी आप थर्ड वाले जो सेक्शन है आप उसको हटाओ कि भाई थर्ड तो नहीं है। अब कुछ नहीं, अच्छा इसमें थोड़ा एक ए और सी एक ही हो चुका है क्या? वो ए मिस्टेक है, ए मिस्टेक है, ठीक है। तो यह थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यह सीधा चलने वाला मानव था और पहले समाज निर्माता था। आग का उपयोग ये लोग अभी नहीं जानते थे, थोड़ा इसमें मिस्टेक है, ठीक है। यहां पे हो सकता है कुछ और ऑप्शन होगा, तो कोई नहीं, इसको देखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चलिए
नेक्स्ट आते हैं, अब यहां पे है होमोनिडस द अर्लिएस्ट नोन ह्यूमन स्पीसीज ऑर्गेनाइज्ड इन, यानी होमोनिडस के बारे में पूछा जा रहा है, यह भी आदि मानव है। यह कहां से, यानी इनके साक्ष्य मिल रहे हैं सेंट्रल एशियन रीजन, यूरोप, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया। अब यह होमोनिडस के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था होमो इरेक्टस। होमोनिडस जो वन मानुष यानी आदि मानुष जिन्हें कहा जा रहा है, क्योंकि हम लोग वही प्राइमेट थे, उसी प्राइमेट से हमारी जीवन आगे बढ़ी है। सबसे पहले ज्ञात मानव प्रजाति कहां उत्पन्न हुए, यानी इनके विषय में पूछा जा रहा है कि होमोनिडस सबसे पहले यह ज्ञात मानव थे, इन प्रजाति का उद्भव कहां हुआ। यह आप लोग पढ़े होंगे कि मानव सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका से हो रही है। सबसे पहले जो आदि मानव हैं, जो होमोनिडस हैं, इनके साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं। चलो जल्दी से बताओ, आप लोग जल्दी से बताओ। लोगों ने सी बताया, कम से कम आप लोगों ने सोचा। होमोनिडस सबसे पहले ज्ञात मानव, जो सबसे पहला जो ज्ञात मानव है, यह प्रजाति कहां से पाया गया है, यह उत्पन्न कहां से हुआ। तो मानव सभ्यता की शुरुआत कहां से मानी जा रही है बच्चों, मानव सभ्यता की शुरुआत मानी जा रही है अफ्रीका से, और इसके साक्ष्य हमें कहां से मिल रहे हैं, अफ्रीका से, पहला ज्ञात मानव। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे करके आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न को यहां पे हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में पहले पूरा पाषाण उपकरण की खोज किस स्थल से की गई थी। मुझे लग रहा है कि यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी दे सकते हो, आप सभी दे, और ये सभी बुक्स में अवेलेबल है। कुछ ऐसे क्वेश्चन अभी आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, जो सारे बुक्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन यह तो सभी जगह अवेलेबल है। इसे तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब यहां पे कि भारत में पहले पूरा पाषाण उपकरण, जो सबसे पहला जो पूरा पाषाण उपकरण है, भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को बहुत आराम से देखना है, उसके बाद आंसर देना है। इसकी खोज किस स्थल से की गई, भारत में खोज किस स्थल से की गई। कौन इसका सही आंसर देगा। पलवरम, अतिरमपक्कम, गुड़ियाम, हुनसंग घाटी, इसमें से बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जिनके विषय में आपसे पूछा भी जाता है। तो यहां पे कुछ आंसर मैं देख लूं। यहां पे पूरा पाषाण उपकरण जो भारत में जिसकी खोज की गई, वह कौन सा स्थल है। तो भारत में सबसे पहले जो पूरा पाषाण स्थल है जिसकी खोज की गई, वह है बच्चों पलवरम। यह है पलवरम, और ये सभी जगह अवेलेबल है। इसकी खोज जो की गई थी वह किसके द्वारा, वह की गई थी रॉबर्ट ब्रूस फूट। इसको एकदम याद रखना, यह बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इसकी खोज की थी, और इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी 1863। याद रहेगा, याद रहेगा कि सबसे पहला स्थल जो पूरा पाषाणिक स्थल है, उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। और कहां पे वह स्थल है, पलवरम, जहां से हमें कुछ पूरा पाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो पत्थर के उपकरण हैं। क्योंकि यहां से हमें जो कुछ भी मिल रहे हैं वह पत्थर के ही उपकरण हैं। हमारे पास और कोई साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य बिल्कुल नहीं है। हम जो कुछ भी जान पाते हैं पूरा पाषाणिक लोगों के विषय में, वह केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही हम जान पाते हैं। और इसलिए इतिहास के संदर्भ में कहा भी जाता है बच्चों कि जहां साहित्य मौन है, जहां साहित्य मौन है वहां पुरातत्व बोलता है, और जहां पुरातत्व मौन है वहां साहित्य बोलता है। जहां से हमें साहित्यिक साक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहे हैं, वहां से भी उस काल खंड के विषय में भी हम जान पा रहे हैं, सिर्फ किस आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। तो बिल्कुल याद रहेगा। अब इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे आप लोग। दीपक को याद रखना है कि भारत में पहले पूरा पाषाण उपकरण की खोज किस स्थल से की गई। तो यह आप लोग को सही लग रहा है, आप लोग बताना। ये जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, यह उठते ही सबसे पहले ब्रेकफास्ट के रूप में जो आपको मिल रहा है, और इसका टैग लाइन रहोगे, तो रिजल्ट कभी रुक ही नहीं सकता है, कभी नहीं रुक सकता है। और किसी भी सेक्शन में अगर आपने 5-5 हजार प्रश्न कर लिया, तो आपको क्या लग रहा है कि आपका रिजल्ट कभी रुकने वाला है? कभी रुकने वाला नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। चलिए, हाँ, नेक्स्ट हम लोग आए अगले प्रश्न पे। ओके, चलिए, ए हो गया।
अब है नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है। अब यह आप देखो तो यह जो नेक्स्ट प्रश्न है कि भीमबेटका, आदमगढ़ और हथनौरा के निचले पुरापाषाण स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोअर पैलेलिथिक साइट्स ऑफ भीमबेटका, आदमगढ़ एंड हथनौरा। ये सब कैसे साइट्स हैं? लोअर पैलेलिथिक साइट्स हैं। लोअर पैलेलिथिक, इसके साथ साथ मिडिल पैलेलिथिक, अपर पैलेलिथिक। पैलेलिथिक एज में ही है, यानी 3 फेज हैं स्टोन एज के, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। सबसे पहले पैलेलिथिक एज के भी 3 फेज हैं, लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक एंड अपर पैलेलिथिक। तो अब यहां पे पूछा जा रहा है कि निम्न पुरापाषाण काल के साइट्स भीमबेटका, आदमगढ़ एंड हथनौरा के विषय में, दीज साइट्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। क्या यह मध्य प्रदेश के स्थल हैं? मध्य प्रदेश के स्थल है तीनों। माइक्रोलिथ टाइप ऑफ टूल्स वेयर फाउंड फ्रॉम दिस प्लेस। स्केलेटन ऑफ होमो इरेक्टस वाज फाउंड फ्रॉम हथनौरा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अब यहां पे आप देखो कि भीमबेटका, आदमगढ़ और हथनौरा, ये तीनों स्थल को आपको क्या करना है? याद रखना है। कौन कौन? भीमबेटका, आदमगढ़ और हथनौरा। आराम से प्रश्न सुनकर उसके बाद आंसर देंगे अभी आप लोग। निचले पुरापाषाण स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये स्थल मध्य प्रदेश के हैं। भीमबेटका बहुत महत्वपूर्ण साइट्स है, हमेशा याद रखना है। ये निचले पुरापाषाण स्थलों के, यानी जो अपर पैलेलिथिक एज है उससे संबंधित है। तो निम्न पुरापाषाण का लोअर पैलेलिथिक एज से संबंधित, तो भीमबेटका, आदमगढ़ और हथनौरा ये स्थल मध्य प्रदेश से पाए गए हैं। क्या इन स्थानों से सूक्ष्म पाषाण प्रकार के औजार मिले हैं? होमो इरेक्टस, सीधा चलने वाले आदमी के कंकाल हथनौरा से मिले हैं। बताओ इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? जल्दी से बताओगे इसमें कौन सा सही है? यहां पे है कि भीमबेटका, चलो मैं अब आता हूं, अब आप लोग देख लो जो भी आप लोगों ने बताया है। बस यह ध्यान रखना कि जिसने भी सी बताया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। यानी ये स्थल मध्य प्रदेश के हैं, बिल्कुल सही है। क्या यहां से सूक्ष्म पाषाण प्रकार के औजार मिले हैं? नहीं। होमो इरेक्टस के कंकाल हथनौरा से मिले थे, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल 1 और 3, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। अब इन स्थलों की जो खोज की गई थी, यह ध्यान रखना कि आरवी जोशी के द्वारा इसकी खोज जो की गई, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण साइट्स है और इसकी खोज की गई थी आरवी जोशी के द्वारा। आरवी जोशी, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। इन स्थलों की खोज की गई थी बहुत बाद में, 1964 में, क्योंकि पूछा जा रहा है निचले पुरापाषाण स्थलों। ठीक है भाई। अब खुद आप सोच रहे कि सूक्ष्म पाषाण प्रकार के औजार कैसे मिल जाएंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या लोअर पैलेलिथिक एज में क्या माइक्रो टूल्स मिल रहे हैं? क्या सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिल रहे हैं? क्या भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे औजार क्या होते जाएंगे? थोड़ा सा सोचने की चीज है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे औजार बड़े होते जाएंगे या छोटे होते जाएंगे? क्या होते जाएंगे? बताओ आप लोग, सभी लोग जवाब दो। जैसे जैसे हम विकास करते जाएंगे, यानी पुरापाषाण काल से आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जो टूल्स हैं, हमारे जो औजार हैं, उनके साइज बड़े होंगे या छोटे होंगे? क्या होगा? अच्छा, उसके टूल्स बड़े होते चले जाएंगे या छोटे होते चले जाएंगे? जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे हमारे औजार छोटे होते जाएंगे ना। पत्थर के जो औजार हैं वह छोटे होते जाएंगे, क्योंकि भाई पहले क्या है कि बड़े जानवरों का शिकार करना था। जैसे पुरापाषाण काल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बड़े जानवरों का शिकार करना था। बड़े बड़े जानवर होते थे, डायनासोर जैसे। अब उनको मारने के लिए आप क्या छोटे पत्थर से मार दोगे क्या? वो चिड़िया थोड़ी ही है। अच्छा, पूरा आइस एरा भी है, हिम युग है, और हिम युग है तो कौन सा जानवर बाहर निकल पाएगा? तो जो मजबूत होगा, जो ताकतवर होगा,
वही बाहर निकलेगा ना उस आपको बर्फ से, और उसी का शिकार करना है। तो आप छोटे पत्थर से करोगे क्या? यहां पे आप देख रहे हो गैदरिंग लाइफ है, सामूहिक जीवन लोग जी रहे हैं ना, समूह में चल रहे हैं। तो इसलिए हमारे औजार जैसे जैसे हम विकास करेंगे हमारे औजार छोटे होते चले जाएंगे। सभी लोग समझ रहे हो? यानी ऐसे प्रश्न को देखो, बहुत आसान सा प्रश्न था, लेकिन आपने क्या किया, जल्दबाजी के चक्कर में आप उसे गलत कर बैठे। ऐसा नहीं कि आप लोग गलत करने वाले हो, और इन्हीं पॉइंट्स को हमें बच्चों समझना है। एक एक प्रश्न पे हमें टाइम देना है, बहुत ज्यादा नहीं, सोचना है। आसान प्रश्न कभी गलत नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही मान लो कि यही प्रश्न अगर एग्जामिनेशन हॉल में होता तो आप आकर घर पे अपना सर पीटते ना कि ये तो जानते हुए प्रश्न को हमने गलत कर दिया, क्यों गलत किए? यानी इतने आसान से प्रश्न और आपने गलत कर दिया उसे। तो इन चीजों को हमें समझना है कि ऐसे प्रश्न को हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको सही करना है। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप देखो तो कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक कल्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। दे वर स्प्रेड ओवर वाइडर ज्योग्राफिकल रीजन्स, दे वर नॉट अवेयर ऑफ साइन लैंग्वेज। यानी वे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। लोअर यानी निम्न पुरापाषाण काल के संबंधित लोगों के विषय में पूछा जा रहा है कि क्या उनका जो भौगोलिक जो आकार था, क्या वे व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए थे, क्या उन्हें सांकेतिक भाषा का ज्ञान नहीं था। निम्न पुरापाषाण काल के विषय में पूछा जा रहा है। ध्यान देना, पहले सुन लो, पहले क्वेश्चन को देखना जानो, आंसर तो बाद में दिया जाता है। 1 मिनट आप लोग पहले क्वेश्चन को देखना जानो कि कैसे क्वेश्चन को देखा जाता है। निम्न पुरापाषाण संस्कृति की पतनशील विशेषताओं पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन करें। अब निम्न पुरापाषाण संस्कृति, क्या वे व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए थे? जो निम्न पुरापाषाण काल के लोग थे, क्या उनका फैलाव बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया में था? बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया में था। प्रश्न को समझो। लोअर पैलियोलिथिक एज के विषय में पूछा जा रहा है। उन्हें सांकेतिक भाषा का ज्ञान नहीं था, क्या वे लैंग्वेज नहीं जानते थे, सांकेतिक सिंबॉलिक लैंग्वेज? क्या वे आपस में कोई बातचीत नहीं करते थे क्या? ठीक है, ज्ञान नहीं था या था, उन्हें सांकेतिक भाषा का ज्ञान नहीं था। तो क्या वे आज की तरह क्लिष्ट भाषा बोलते थे क्या? हम लोगों की तरह भाषा बोलते थे क्या? अब चूंकि हमारे पास साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन इतना तो स्पष्ट होता है कि भाई कुछ ना कुछ उनकी अपनी सांकेतिक भाषा रही होगी और वे लोग आपस में उसी भाषा का उपयोग किया करते होंगे। बताओ कौन सा इसमें उत्तर सही होगा? कौन सा सही होगा? जल्दी से बताओगे। 16 का। अच्छा, शैलेंद्र ने पहले प्रश्न को समझो। यानी निम्न पुरापाषाण, देखो यही होता है, आप लोग सभी लोग पढ़े हो, रोज आप लोग कहते हो कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, फिर प्रश्न क्यों गलत हो रहा है? क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है? तो आप इसे समझो कि निम्न पुरापाषाण संस्कृति की पतनशील विशेषताओं पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प का चयन करें। वे भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए थे क्या निम्न पुरापाषाण काल के लोग? बिल्कुल नहीं। भाई इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र में कैसे वे व्यापक भौगोलिक, व्यापक पूछा जा रहा है, व्यापक कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? उन्हें सांकेतिक भाषा का ज्ञान नहीं था? अरे कोई ना कोई तो वे अपना लैंग्वेज बोलते ही थे, सांकेतिक भाषा का तो ज्ञान रहा होगा, कैसे आखिर बातचीत करोगे? चलो आज शिकार करने चलते हैं, कुछ तो करते होंगे। ऐसा थोड़े है कि अचानक से भाषा आ गया। तो वे ठीक है, आज की तरह वे क्लिष्ट भाषा नहीं बोलते होंगे, समझे? सिवा कोई नहीं, डी होगा। इसका उत्तर क्या होगा? 16 का डी। यानी कूट में से सही विकल्प का चयन करें तो वे भौगोलिक क्षेत्र व्यापक नहीं था और सांकेतिक भाषा का उन्हें ज्ञान था। क्लियर है मनु? हाँ बिल्कुल। तो अधिकतर लोगों ने, आप लोगों ने सही उत्तर इसका दिया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे।
कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब आपसे पूछा जा रहा है मिडिल पैलियोलिथिक, तो लोअर पैलियोलिथिक हो चुका, मिडिल पैलियोलिथिक, फिर अपर पैलियोलिथिक, तो मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल नहीं, मेसोलिथिक एज नहीं, मध्य पूरा पाषाण काल। तो यह जो प्रश्न है वह मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। दे टूल्स वेयर लार्जर इन साइज, क्या उनके जो टूल्स थे वे साइज में काफी बड़े आकार के थे। दे वेयर हंटर गैदर्स, क्या वे हंटिंग लाइफ जीते थे, गैदरिंग लाइफ जीते थे। तो इससे संबंधित यह प्रश्न है कि मध्य पूरा पाषाण, आराम से प्रश्न को समझना, मध्य पूरा पाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण नहीं, मध्य पूरा पाषाण संस्कृति की निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताओं पर विचार करें। उसके बाद उत्तर देना। उपकरण आकार में बड़े थे, वे शिकारी संग्रह करता थे। कौन सा सही है, सही विकल्प का चयन करें। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करें। मध्य पूरा पाषाण संस्कृति के विषय में पूछा जा रहा है, कौन से सही है। उपकरण आकार में बड़े थे, उपकरण आकार में बड़े थे, उपकरण आकार में बड़े थे, वे शिकारी संग्रह करता थे। क्या दे रहे हो आप लोग आंसर भाई? ग्रो दादा, यह है कि उनके उपकरण यानी मध्य पूरा पाषाण संस्कृति, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण संस्कृति। थोड़ा सा इसको समझो। पूरा पाषाण पैलियोलिथिक एज के 3 फेज हैं, पूरा पाषाण काल के 3 चरण हैं। कौन कौन बच्चों? तो निम्न पूरा पाषाण, लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड उच्च पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने बहुत उसमें से सही भी आप लोगों ने किया है, और आगे मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे आप लोग की स्थिति और अच्छी होती जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज चूंकि पहली क्लास है तो इसलिए ऐसा हो सकता है, कल से आप भी उसको सोचने और देखने का तरीका आपका बदला होगा, ये मुझे पता है। मध्य पूरा पाषाण काल, अब यहां पे चूंकि क्या है कि बहुत बड़े बड़े औजार हैं, पत्थर के उपकरण हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, समय काल भी बहुत प्राचीन है, 2.5 लाख से 1 लाख ईस्वी पूर्व का यह समय काल है। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हो मध्य पूरा पाषाण काल, तो यहां पे थोड़े उनके जो औजार है वह उनके औजार आकार में बड़े नहीं, आकार में थोड़े छोटे हुए, तो यह गलत है। वे शिकारी और संग्रह करता थे, बिल्कुल सही। अभी भी वे हंटिंग लाइफ ही जी रहे हैं और फूड कलेक्टर ही हैं, अभी फूड प्रोड्यूसर नहीं हुए हैं। यह ध्यान रखना है कि अभी मानव जो है वह अभी संग्रह करता ही है, अभी वह फूड कलेक्टर ही है, वह खाद्य उत्पादक नहीं हुआ है। वह शिकारी जीवन जिएगा, वह सामुदायिक जीवन जिएगा, गैदरिंग लाइफ होगा, हंटिंग लाइफ होगा और फूड कलेक्टर होगा। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है आप लोगों ने जो बताया, अब इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा, यानी केवल बी इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही है। तो जो भी केवल बी आप में से अधिकतर लोगों ने बताया केवल बी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यह थोड़ा सा जो लोग सी बता रहे हो कोई बात नहीं, आपका भी ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सबका अच्छा होगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अपर पैलियोलिथिक एज। अब आप आ गए अपर पैलियोलिथिक एज में, उच्च पूरा पाषाण काल के संदर्भ में। दिस एज सॉ द इमरजेंस ऑफ होमोसेपियंस, क्या यही समय काल है होमोसेपियंस के उद्भव का। द पीरियड इज मार्क्ड बाय इनोवेशन इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, क्या यहां पे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो रहा है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोट्स गिवन बिलो, यानी ऊपरी पूरा पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस युग में आधुनिक मानव, जिसे मॉडर्न मानव कहा जा रहा है, अभी कोई आंसर नहीं देगा। हाँ बिल्कुल रोहित तुम्हारा सही, तो अभी कोई आंसर नहीं देगा। इस युग में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उद्भव हुआ उच्च पूरा पाषाण काल में। ऊपरी पूरा पाषाण काल यानी उच्च पूरा पाषाण काल,
अपर पैलोलिथिक एज के विषय में पूछा जा रहा है, उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल। तो यह अपर पैलोलिथिक एज के विषय में पूछा जा रहा है कि होमोसेपियंस का उद्भव हुआ, इस अवधि को उपकरण और प्रौद्योगिकी में नवाचार द्वारा चिन्हित किया गया है। बताओ कौन सही इसका उत्तर है, कौन दोगे आप में से, क्या सही उत्तर है? सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। उच्च पुरापाषाण काल के संदर्भ में क्या सही उत्तर होगा कि इस युग में आधुनिक मानव का उद्भव हुआ है और इस अवधि को उपकरण और प्रौद्योगिकी में नवाचार द्वारा चिन्हित किया गया है। देखूं जरा आप लोगों का आंसर, यानी उच्च पुरापाषाण काल के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो आधुनिक मानव जिसे क्या कहा जा रहा है? होमो सेपियंस, होमो ज्ञानी, सेपियंस मानव, ज्ञानी मानव, ठीक है, होमो मानव, सेपियंस ज्ञानी, यानी इसने अपने मस्तिष्क का उपयोग करना सीखा। यह पहला मानव है जो उच्च पुरापाषाण काल में आया, जिसने अपने मस्तिष्क का उपयोग करना सीखा और औजारों में नवाचार, टेक्नोलॉजी हमें दिख रहा है। इनोवेशन यानी नवाचार मतलब इनोवेशन। तो औजारों में इनके जो टूल्स हैं, इनके टूल्स में इनोवेशन भी हमें दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने अपने मस्तिष्क का उपयोग किया है। तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड भी आप लोगों को लग रहा होगा कि बिल्कुल लेवल वही है, चाहे आप यूपीएससी दो या अदर स्टेट पीसीएस दो, लेवल तो वही है ना। इससे आपको यह पता तो चल गया होगा कि क्वेश्चन जो मैंने बताया कि कौन कौन से ऑथेंटिक बुक से लिया जा रहा है, तो इससे यह तो पता चल गया होगा कि क्वेश्चन ऐसे ही नहीं उठाया गया है, कहीं मार्केट से नहीं उठा लिया गया है, बिल्कुल ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक से इसे लिया गया है। मैं तो अभी बिस्तर से नहीं उठा हूं, मैं तो अभी बिस्तर से नहीं उठा हूं, मजा आ रहा है। फालतू में हम लोग रील देखते थे। क्यों रील देखते थे? रील देखकर अपना समय क्यों खराब करना है? उससे अच्छा इसे देख लो, जीवन सुधर जाएगा, है ना, जीवन बदल जाएगा। उसके बाद तो खुद रील बनाते रहना, लोग आप पे रील बनाएंगे। एक बार सिलेक्शन ले लो, रील लोग आपका बनाएंगे, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे के रील को देखने की जरूरत नहीं है। फिर आप दूसरे के द्वारा अपने ऊपर बनाए गए रील को आप देखो, ठीक है। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ब्लेड एंड ब्यूरिन, यह आप लोगों ने सुना होगा। ये दोनों टूल्स हैं, उपकरण हैं जो पाषाण काल के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, ब्लेड टाइप और ब्यूरिन टाइप। ओके, इंडस्ट्रीज आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ लोअर पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, अपर पैलोलिथिक एज। यानी ब्लेड और ब्यूरिन जो उपकरण है, इसके उद्योग आर द स्पेशल फीचर्स। निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, मध्य पाषाण एंड अपर पैलोलिथिक एज, उच्च पुरापाषाण काल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यह आप देखो कि ब्लेड और तक्षिणी, ठीक है, उद्योग किस काल की विशेष विशेषताएं हैं? किस काल की हैं ब्लेड टाइप के उपकरण और तक्षिणी उपकरण? किस काल की विशेषता है? निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, मध्य पाषाण युग या ऊपरी पुरापाषाण युग? बताओ कौन बताएगा, कौन बताएगा किस काल से संबंधित है? ब्लेड उपकरण, तक्षिणी, ब्लेड जो दोनों तरफ धार होता था, दोनों तरफ तक्षिणी, चीरने फाड़ने का काम आता था, खुरचनी, यही सब उपकरण थे ना। किस काल से संबंधित है? बताओ जल्दी से। निम्न पुरापाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण आगे, ऊपरी पुरापाषाण युग यानी उच्च पुरापाषाण, ऊपरी मतलब उच्च, ठीक है। तो ये तीनों पाषाणिक चरण है, ये भी पाषाणिक चरण है, ये भी पाषाणिक चरण है, ये भी पाषाणिक यानी पाषाण काल से संबंधित, ये मध्य पाषाण काल से संबंधित। तो यह जो दोनों उपकरण हैं किस काल से संबंधित हैं? कहां से मैं आंसर देखूं आप लोगों का, कहां से आप लोगों ने देना स्टार्ट किया है? यहां से। ओके अमित, देखो ब्लेड और तक्षिणी उपकरण के विषय में पूछा जा रहा है। यह ब्लेड और तक्षिणी जो उपकरण है यह कहां से पाए जा रहे हैं? यह आपका देखो, अब निम्न पुरापाषाण काल का तो नहीं है, मध्य पुरापाषाण काल इससे संबंधित भी नहीं है, मध्य पाषाण काल
यह किस काल की विशेष विशेषता? यह तो है, लेकिन विशेष विशेषता यह अपर पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल में तो फिर टूल्स छोटे हो जाएंगे। मेसोलिथिक एज में आप देखोगे तो मेसोलिथिक एज में तो टूल्स फिर छोटे हो जाएंगे ना, ये छोटे हो जाएंगे। तो यहां पे दक्षिणी ब्लेड और दक्षिणी खुरचनी है तो, लेकिन इस काल में भी है मध्य पूरा पाषाण, ठीक आप बता रहे हो, लेकिन यह विशेषता पूछा जा रहा है तो ऊपरी पूरा पाषाण युग की विशेषता हो। यह क्या आंसर इसका होगा? डी, इसका आंसर होगा डी। और यह हमें पर्याप्त मात्रा में बेलन घाटी और सोन घाटी से मिला है बच्चों। यह जो उपकरण मिले हैं यह ऊपरी पूरा पाषाण युग से संबंधित जो है उच्च पूरा पाषाण, यह बेलन घाटी से पर्याप्त मात्रा में हमें मिले हैं। और बेलन घाटी से बहुत पर्याप्त मात्रा में, बेलन घाटी हो गया, सोन घाटी हो गया, तो बेलन घाटी, सोन घाटी, इन सब से पर्याप्त मात्रा में हमें ऐसे उपकरण प्राप्त होते हैं। क्लियर है? हाँ, पहले आंसर दिया था, अच्छा बाद में आपने चेंज किया, तो यही तो है, बाद में चेंज नहीं करना है ना, बाद में चेंज करके ही तो हम लोग गलत कर बैठते हैं। तो फर्स्ट वाला सही होता है हमेशा। चलिए आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज एन एविडेंस ऑफ पेंटिंग इन अपर पैलियोलिथिक पीरियड। बहुत ध्यान से सुनना, जो पेंटिंग का साक्ष्य मिला है क्या वह अपर पैलियोलिथिक पीरियड से मिला है? अभी कोई आंसर नहीं देगा, आराम से सुनना। ग्रीन कलर पेंटिंग ऑफ भीमबेटका आर डेटेड टू अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ग्रीन कलर पेंटिंग ऑफ भीमबेटका, ठीक है। तो यह आप देखो कि क्या जो पेंटिंग के जो साक्ष्य हैं क्या वह उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है, और क्या हरे रंग के वह साक्ष्य में मिले हैं पेंटिंग का? तो ऊपरी पूरा पाषाण काल में चित्रकला का प्रमाण है, उच्च पूरा पाषाण काल से क्या हमें, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले सुन लोगे प्रश्न, जब आंसर बोलूं तब आप लोग देना स्टार्ट करना। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऊपरी पूरा पाषाण काल में चित्रकला का प्रमाण है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भीमबेटका के हरे रंग के चित्र ऊपरी पूरा पाषाण काल के हैं। कौन से सही विकल्प का चयन करना है? सही विकल्प कौन सा सही विकल्प है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अब जल्दी से आप लोग बता दो, जल्दी से आंसर दोगे। चित्रकला का प्रमाण का किस काल से संबंधित है? पेंटिंग साक्ष्य। और भीमबेटका के हरे रंग के चित्र ऊपरी पूरा पाषाण काल के हैं, उच्च पूरा पाषाण काल से क्या हमें मिल रहे हैं भीमबेटका से? जल्दी से आंसर। अच्छा, आंसर आने लगा आप लोगों का। अमित ने आंसर, लोग देखो, यानी चित्रकला। तो यहां पे आप देखते हो कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल है, पाषाण काल के विषय में हमने कहा था, यानी जो पूरा पाषाण काल है, तो इससे हम लोग देखें कि जो पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल का हमने क्या बताया कि 3 फेज। कौन कौन सा? निम्न पूरा पाषाण, इसके बाद मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण, अपर पैलियोलिथिक एज, उच्च पूरा पाषाण, यही बताया था ना। निम्न पूरा पाषाण काल में क्या है? अभी हम चले हैं, प्राइमेट हैं, स्तनपायी जीवों के समूह में हैं, हमारे औजार काफी बड़े बड़े हैं। थोड़ा सा यहां से इससे आकार में हमारे पास यहां छोटे औजार आएंगे, आकार छोटा होगा। कुछ ब्लेड दक्षिणी टाइप के भी औजार हमें यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन आगे उसकी विशेषता होगी। यहां तक आते आते हमारे औजार भी बदलते हैं, जलवायु में परिवर्तन आता है, मानव जीवन में परिवर्तन आता है। यहां पे 2 बड़ी चीजें एक साथ घटित होती हैं। क्या क्या घटित हो रही हैं? तो एक घटित हो रहा है कि यही वह काल है जब कला का विकास हुआ, आर्ट डेवलप हुआ। यही वह काल है जब कला का विकास हुआ। और कला के रूप में सबसे पहले कौन सी कला आई? तो सबसे पहले मनुष्य किससे परिचित हुआ? पेंटिंग। हम लोग शुरुआती से ही कलाकार है। आज भी बच्चा अगर घर में जन्म लेता है, पैदा होता है, और जब वह चलना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले आज भी वह दीवारों पे ही लकीर खींचता है, चाहे उसको कितना भी आप कॉपी कलम दे दो, लेकिन वह पहले घर पे ही पेंटिंग करना स्टार्ट करता है। यह हमारे नेचर में रहा है। आज भी हम लोग इसी का अनुकरण करते हैं या नहीं? घर में आप लोगों ने भी देखा होगा, छोटे बच्चे होते होंगे, कितना भी समझा दो, कितना भी कर लो, लेकिन वो दीवारों पे ही चित्र खींचेगा, ठीक है।
ओरिजिन हमारा है भाई, होना भी चाहिए, कल्चरल हम लोग हैं थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, तो एक यहाँ पे सबसे पहले ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव, और यह क्या था, होमो इरेक्टस। दो चीज साथ साथ, जहां पे हमने अपने मस्तिष्क का उपयोग करना सीखा इस काल में। क्लियर है। और यहां जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में सबसे बड़ी चीज क्या है कि यही वह पेंटिंग है जो भीमबेटका गुफा से हमें मिला है। अगर यह नहीं मिला होता तो आज हम पाषाण काल के विषय में बच्चों कुछ भी नहीं जान पाते, कि वे लोग कहां रहते थे, क्या खाते थे, कैसा जीवन जीते थे, किसका शिकार करते थे। आज हमारे पास जो कुछ भी साक्ष्य है, जो कुछ भी एविडेंस है, वह केवल और केवल उस गुफा चित्रकारी से मिल रहा है, क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य हमारे पास है ही नहीं। हमारी पूरी निर्भरता पुरातात्विक साक्ष्यों पे है। हमें उन चित्रों से यह पता चलता है कि ये लोग इस तरीके से जीवन जिया करते थे। सामुदायिक जीवन था, शिकारी जीवन था, खाद्य संग्राहक थे, और रंग का उपयोग भी जानते थे। उसमें रंगों का उपयोग किया गया है, यह आप लोग पढ़े भी होंगे। अब बताओ, जानते हुए भी इस प्रश्न को आप लोगों ने गलत किया या नहीं किया? ऐसे मिस्टेक होता है, यह मिस्टेक है बच्चों, इसे सुधारना है। यही मिस्टेक है। इसमें से कुछ लोगों का मैंने देखा, साक्षी का दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग डेली मिलेंगे। आज हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल, यानी अभी हम लोगों ने जो देखा था, तो यह हमारा फर्स्ट जो हमारा जो टॉपिक था, जहां से हम लोगों ने शुरुआत किया था। और नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैं बढ़ाऊंगा। अभी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम है, लेकिन आगे हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी बढ़ाएंगे। तो यहां पे हम लोग को जो देखना है, जैसे हम लोगों ने चर्चा किया कि पूर्व ऐतिहासिक काल, आज हम लोग एक देखेंगे इसे, जिसमें स्रोत, पृष्ठभूमि, पूरा पाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण संस्कृति, नव पाषाण संस्कृति, ताम्र पाषाण संस्कृति, इन सारी चीजों को हम लोगों को देखना था। इसके साथ साथ हमने पहले ही बताया था कि जो हमारा स्रोत है वह क्या है, प्रमाणिक स्रोत हमारे पास क्या है, तो प्रमाणिक स्रोत के रूप में ओरिजिनल टेक्स्ट बुक केसी श्रीवास्तव, झायन श्रीमाली, रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, एल बासम, आरसी मजूमदार। पढ़े, छोड़कर कुछ नहीं चलना है। हर एक सेक्शन से प्रश्न होगा, और उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं कल सुबह। और ये मुझे लगता है, जहां तक बिल्कुल आप लोगों को पीडीएफ भी इसका मिलेगा, तो यह क्लास करनी चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों को जो सुबह उठकर सबसे पहले अगर आपने प्रैक्टिस किया, तो पूरे दिन आपका अच्छा जाएगा। यानी बहुत सारी चीजें आप जान पाओगे उठते ही पहले। कोई टेस्ट सीरीज की जरूरत आपको जीवन में नहीं पड़ने वाला है, किसी प्रकार का टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। इतना क्वेश्चन आपको यहां पे करा दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में कल।